वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी एक मेटल जो कि किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में है। मेटल सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक मेटल पड़ा हुआ है, उसकी रिएक्शंस क्या होंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है जो कि मोर रिएक्टिव है, यानी कि जो रिएक्ट जल्दी करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल है। अगर इस मेटल को हमने प्लेस कर दिया, अगर ये जो मेटल है हमारा, इसको हम प्लेस कर देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि एक साल्ट सॉल्यूशन होगा, साल्ट सॉल्यूशन। और ये जो साल्ट सॉल्यूशन है किसी लेस रिएक्टिव मेटल का है, लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल, ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ये क्या कर देता है, डिस्प्लेस करता है। किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर एग्जांपल लें, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसका जो कलर होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने एक मेटल की स्ट्रिप डाली है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि हमने इसमें जिंक मेटल, एक जिंक मेटल लिया है और इसकी स्ट्रिप डाल दी। तो हमें कुछ टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिंक इसमें एक प्रोसेस होगा। अब ऑब्जर्व करें, ये जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये फेड हो जाएगा, ठीक है ना। फेड होके कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्या होगी कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। अब ये कैसे पता लगता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है? तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, उसमें मोर रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑलरेडी दिए होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊँगी। तो जो जिंक है, हमने मेटल की स्ट्रिप ली जिसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है। तो जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। मीन्स टू से कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो फेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि CuSO4 की जगह ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या होगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा। ये क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा करें, मीन्स टू से कि हमने क्या लिया है, जिंक, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाना, हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है ये नहीं है, अलग सेपरेट रिएक्शन है। और इसमें हमने कॉपर की स्ट्रिप रख दी। तो क्या ये फिर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन पाएगा और क्या जिंक फिर से सेपरेट हो पाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। और जो कॉपर है वो जिंक के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, इसी कारण कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ये रिएक्शन होती है। अब जो है कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक मेटल को, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल लें कि कॉपर और कौन से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? कॉपर गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेटल की रिएक्शन होती है किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो वो रिएक्शन उल्टी नहीं हो सकती, ठीक है ना। मेटल पे डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है। अब हम फर्दर एक एक्टिविटी लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी CuSO4 का सॉल्यूशन है। और ऊपर इसके कॉर्क लगी हुई है और हमने क्या किया है, इसके अंदर एक आयरन का नेल डाल दिया। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक आयरन का नेल डाल दिया, ठीक है, ये आयरन का नेल। और इसको एक थ्रेड से टाई अप कर दिया और ये थ्रेड हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जो नेल है वो आयरन का है और ये थ्रेड है हमारा जिससे हमें इसको हैंग कर रखा है सॉल्यूशन में। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस कंडीशन में। अब देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, ये जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर ये ब्लू कलर का है। अब इसमें क्या रिएक्शन होगी, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा ये फेड हो जाएगा और ये आप कुछ टाइम बाद जब इसमें आयरन का नेल डाला हुआ है तो कुछ टाइम आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है ये फेड हो जाएगा और फेड होकर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि इसमें रिएक्शन हो रही है। ऑब्वियसली सबसे चीज़ पहली बात तो है कि कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें रिएक्शन हो रही है, वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब एक रिएक्शन टेक प्लेस होगी। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, इसमें क्या है आयरन का नेल डाला है Fe। तो एक रिएक्शन क्या होगी, ये क्या है, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है FeSO4 बन जाएगा। कुछ टाइम बाद ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का नहीं रहेगा, FeSO4 का बन जाएगा, ठीक है ना। और कॉपर जो कि इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके सरफेस पे ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन एक तो ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट का बन गया और जो ब्राउनिश कलर था वो नेल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, सेम उसी फॉर्म में। ऊपर एक कॉर्क लगा दी गई है, यहाँ पे एक कॉर्क लगी हुई है और इसके अंदर हमने एक कॉपर की वायर रख दी है। एक कॉपर की वायर है इसके अंदर, ठीक है। ये जो वायर है कॉपर की है जिसको हमने एक थ्रेड के थ्रू बाहर इसके अंदर हैंग कर लिया है। इसके अंदर अब जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है पहले हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का लिया था। अब हमने इसके अंदर आयरन सल्फेट का यानी FeSO4 का सॉल्यूशन ले लिया है। यानी इस रिएक्शन को हम उल्टा कर रहे हैं कि क्या ये होगा। तो वायर क्या है, कॉपर की वायर है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो क्या ये रिएक्शन होगी। अब हमने क्या लिया है, कॉपर की वायर है जिसको हमने FeSO4 आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
यही रीज़न होता है कि आयरन जो है Fe आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। किसकी वजह से रिएक्टिव देन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और कॉपर, अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कॉपर लेस रिएक्टिव है। किसकी वजह से, किसी कंडीशन में, आयरन की कंडीशन में, यानी आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन उल्टी ऑपोजिट अकर नहीं होती है। ये जो रिएक्शन है इस तरह से ऑपोजिट अकर नहीं होगी। तो ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी मेटल की जो कि कौन सा मेटल किस तरह से डिस्प्लेस होता है, और रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन कि क्या रिएक्शंस होती हैं मेटल की किसी सॉल्यूशन में, किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।